आज के इस वीडियो में मैं ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने अपनी जान दांव पर लगाई है सिर्फ हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए और हमारी एजुकेशन पॉलिसी के लिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी आज कई सारी ऐसी बातें बताई जा रही है जो उस इंसान के बारे में गलत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोनम सर के बारे में बताई जाने वाली कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है। अगर आज का वीडियो आपने नहीं देखा तो आप कभी सोनम वांगचुक को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आज हम बात करेंगे कि सोनम वांगचुक ने हमारे देश के लिए क्या किया है, उन्होंने कितने इनोवेशन किए हैं और आखिर वो साइंटिस्ट होकर भी आज हंगर स्ट्राइक पर क्यों बैठे हैं। इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट छिपा है जिसे अगर आपने समझ लिया तो शायद आप सोनम वांगचुक को कभी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं किसी पॉलिटिकल साइड से नहीं हूँ, मैं बात करने वाला उस सच्चाई की जो आज तक हेडलाइन पर कभी नहीं आई। आज कई सारे लोग सोनम वांगचुक को देश का हीरो बना रहे हैं, कई सारे लोग उन्हें सिर्फ एक प्रोटेस्टर कह रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों के पास अपने अपने फैक्ट्स हैं, लेकिन दोनों में से सच कौन है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि कैसे एक इंसान जिसने लद्दाख में एजुकेशन सिस्टम बदल दी, आइस टूपा जैसा इनोवेशन किया और जिसे कई सारे अवार्ड मिले हैं, जिसकी लाइफ से 3 इडियट का आइकॉनिक कैरेक्टर रेंचो इंस्पायर हुआ है, वही इंसान आज हॉस्पिटल पर हंगर स्ट्राइक पर क्यों है? क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट है या इसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे हमें आज जानना ज़रूरी है? लेकिन ध्यान रखना, वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसा मिसिंग पीस बताने वाला हूँ जिसे समझने के बाद आज के बाद आप किसी भी न्यूज़ पर बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो अगली बार जब सोनम वांगचुक के बारे में कोई शॉर्ट या रील आएगी तो आप भी संभवत है कि लाखों लोगों की तरह आधी जानकारी से ही अपना ओपिनियन बना लेंगे। आज के टाइम में गलत ओपिनियन बनाना सबसे आसान है, लेकिन सही फैक्ट तक पहुंचना सबसे मुश्किल काम है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सही फैक्ट तक पहुंचाने वाला हूँ। हम आज इस मुद्दे पर इमोशन से नहीं बल्कि रियलिटी और लॉजिक से बात करने वाले हैं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ सोनम सर का नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सोनम वांगचुक कौन है तो तुम में से ज्यादातर लोग का आंसर होगा कि वही जिससे 3 इडियट का रेंचो कैरेक्टर इंस्पायर था। लेकिन अगर आप उन्हें सिर्फ इसी वजह से जानते हैं तो यकीन मानिए कि आपने उनकी कहानी का बहुत छोटा पार्ट जाना है, क्योंकि उनकी असली पहचान किसी फिल्म से नहीं बल्कि लद्दाख की जमीन से जुड़ी है। लद्दाख जहाँ मौसम इतना कठिन होता है कि महीनों तक जिंदगी बर्फ और सीमित संसाधनों के सहारे चलती थी, जहाँ अच्छी एजुकेशन हर बच्चे तक पहुँचाना आसान नहीं था। ऐसे माहौल में सोनम सर ने प्रॉब्लम को समझा और उनका सॉल्यूशन ढूंढा। उन्हें सबसे पहले ये एहसास हुआ कि एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी ये है कि बच्चों को ऐसी पढ़ाई कराई जा रही है जिनका उनका फ्यूचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। किताबों में थियरी पढ़ाई जा रही है, लेकिन रियल लाइफ प्रैक्टिकल स्किल्स और सॉल्यूशन ढूंढने से चलती है। यहीं से उन्होंने एक अलग सोच के साथ काम शुरू किया। साल 1998 में उन्होंने कुछ छात्रों के साथ मिलकर SECMOL यानी कि स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना करी। यहाँ पर एक ऐसा लर्निंग मॉडल तैयार किया जा रहा था जहाँ पर बच्चों को सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, इनोवेशन करना और सेल्फ रिलायंस सिखाया जा रहा था। वहाँ पर बच्चे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख रहे थे, अपने हाथों से चीज़ें बना रहे थे, खेती और टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चल रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें सिर्फ मेरिट के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ के लिए तैयार किया जा रहा था। यानी जहां हमारा पारंपरिक सिस्टम कहता है कि याद रखो और एग्जाम पास करो, वहीं पर सोनम सर कहते हैं कि समझो, एक्सपेरिमेंट करो और खुद सॉल्यूशन ढूंढो। धीरे धीरे उनकी यह सोच लोगों का ध्यान खींचने लगी। लेकिन सच कहूँ तो अभी भी उनकी सबसे बड़ी पहचान बाकी है, क्योंकि कुछ साल बाद उन्होंने एक ऐसा इनोवेशन किया जिसने सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और यहीं से उनकी कहानी एक लोकल टीचर की नहीं बल्कि ग्लोबल इनोवेटर की बन जाती है। अब जरा 1 मिनट के लिए लद्दाख की लाइफ को इमेजिन करिए। सर्दियों में वहाँ इतनी बर्फ जम जाती है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही समर शुरू होता है वही इलाका वाटर शॉर्टेज का सामना करने लगता है। सबसे ज्यादा मुश्किलें किसानों को होती थी, क्योंकि उनको जितना पानी चाहिए था उतना मिल नहीं पा रहा था। ज्यादातर लोग इसे नेचर की प्रॉब्लम मानकर एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन सोनम सर का माइंडसेट कुछ अलग था। वो प्रॉब्लम को देखकर रुकते नहीं थे बल्कि उनके साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी सोच के कारण उन्होंने आइस टूपा का इनोवेशन किया। अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो सर्दियों में बहते हुए पानी को एक टेक्निक की मदद से कॉन के शेप में जमा कर दिया जाता था। यह बर्फ का ढांचा सामान्य ग्लेशियर की तुलना में बहुत धीरे धीरे पिघलता था
और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि गर्मियों में जब किसानों को सबसे ज्यादा पानी चाहिए था, तब यही आइस तूफा धीरे धीरे उन्हें पानी उपलब्ध कराता। सुनने में यह इनोवेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका रियल इम्पैक्ट हजारों लोगों की लाइफ पर पड़ा है और दुनिया भर के साइंटिस्ट और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने इस इनोवेशन की बहुत तारीफ करी। उस समय पर हमारा पूरा देश उन्हें एक ऐसे इनोवेटर के रूप में देख रहा था जो बिना किसी बड़े रिसोर्स के दुनिया को एक नया सॉल्यूशन दे रहा था। लेकिन अचानक यही से कहानी टर्न ले लेती है, क्योंकि एक इंसान जिसे इनोवेशन, एजुकेशन और एनवायरनमेंट का सिंबल माना जा रहा था, वही इंसान आज हंगर स्ट्राइक की वजह से हेडलाइन पर है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सोनम वांगचुक बदल गए या हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल गया? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब हम उस मोड पर पहुंच चुके हैं जहां एक अवार्ड विनिंग इनोवेटर धीरे धीरे प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा बनने लगा है और यही से कहानी नया मोड ले लेती है। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एक इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर आखिर प्रोटेस्ट की राह पर क्यों जा रहा है। इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सोनम वांगचुक पिछले कई सालों से लद्दाख से जुड़े डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और लोगों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे। उनका कहना था कि लद्दाख का डेवलपमेंट करना है तो वहाँ के लोगों की आवाज़ भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होनी चाहिए। समय के साथ उनकी मांगे और आंदोलन ज़्यादा चर्चे में आने लगे। उन्होंने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करी, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाए, लोगों से अपील करी और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की अपील करी। लेकिन इस दौरान उन्होंने सिर्फ लद्दाख के मुद्दों की बात नहीं करी, उन्होंने देश के एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब एग्जाम इरेगुलरिटी और पेपर लीक जैसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों विद्यार्थियों को है जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि 2026 में फिर से नीट का पेपर लीक हो गया। पहली बार लगभग 23 लाख लोगों ने एग्जाम दी थी, लेकिन लीक होने के बाद दूसरी बार सिर्फ 20 लाख लोगों ने एग्जाम दी। इससे हमें यह पता चलता है कि कैसे एक पेपर लीक होने के कारण 3 लाख लोगों का सपना टूट गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि नीट का पेपर लीक होने के बाद 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। सोनम सर ने ऐसी घटनाओं में जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत पर जोर दिया था। लेकिन उन्हें जब एहसास हुआ कि उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक यानी कि आमरण अनशन का रास्ता चुना। उनका मानना था कि जब शब्द असर नहीं करते, तब कई बार साइलेंट प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा असर करता है। जैसे जैसे अनशन बढ़ा, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कई दिनों तक खाना ना खाने के बाद डॉक्टर्स ने उनकी हेल्थ को लेकर चिंता जताई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन यहीं से पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। सरकार का कहना था कि ये कदम उनकी जान बचाने के लिए लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ सोनम वांगचुक के परिवार और समर्थनों का कहना है कि उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया है। यानी कि अब मामला सिर्फ हेल्थ का नहीं रहा, बल्कि राइट्स, लॉ और गवर्नमेंट एक्शन पर भी सवाल उठने लगे। उनकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया। उन्होंने मांग करी कि सोनम सर को उनके पसंदीदा प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए और उन्होंने कहा कि उपलब्ध परिस्थितियों में सरकार का हॉस्पिटल में भर्ती कराने का फैसला मनमाना नहीं माना जा सकता। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन नहीं तोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि अनशन जारी रहेगा। यानी अब यह सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, यह एक ऐसा मुद्दा बन चुका था जिस पर देश भर में अलग अलग राय बननी शुरू हो गई थी। कुछ लोग ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई कहा, कुछ लोग ने सरकार के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश कहा और सोशल मीडिया पर हमेशा की तरह दोनों तरफ से अपनी अपनी नैरेटिव चलने लगी। लेकिन यहीं पर एक सवाल पैदा होता है, क्या हम सच में पूरी कहानी देख रहे हैं या फिर हम सिर्फ वही हिस्सा देख रहे हैं जो हमें एल्गोरिथम दिखा रहा है? यही सवाल इस पूरी कहानी को सबसे इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ सोनम सर की नहीं रही, बल्कि हमारी सोच और इंफॉर्मेशन कंसेप्शंस की हो चुकी है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पहले जानिए, फिर अपनी सोच बताइए, क्योंकि अगर समाज में हर बार जो भी आवाज उठाएगा उसे बिना समझे ट्रोल किया जाएगा या फिर उसकी बात सुने बिना उसे गलत ठहरा दिया जाएगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ियों में कोई भी हमारे लिए ऐसे खड़ा रहेगा। इसके बाद भी सोनम सर के बारे में कई सारे लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए। किसी ने उन्हें चाइना का एजेंट कह दिया तो किसी ने कुछ और। सच कहूँ तो सोशल मीडिया पर सबसे आसान काम यह हो गया है बिना किसी सबूत के किसी को एजेंट, एंटी नेशनल या हीरो घोषित कर देना। इसलिए किसी भी दावे पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए, पहले जानिए और फिर अपना ओपिनियन बनाइए।
क्योंकि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अंधा विरोध या अंधा समर्थन नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक होते हैं। और